हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एंड दैट दिस इज दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 5th कैटेगरी का, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो आपकी 4th कैटेगरी थी एस्ट्रिंजेंट्स, उसको हमने कवर अप कर लिया था। आज का हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम आपकी 5th कैटेगरी को, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, इसको हम कवर अप कर लेंगे। और इसमें जितने ड्रग्स हैं, हायोसाइमस, बेलाडोना, इफेड्रा, ओपियम, टी लीव्स, कॉफी सीड्स, कोका, ठीक है, इन ड्रग्स को भी आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। जिस तरीके से हमारे और बॉडी के सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसी तरीके से नर्वस सिस्टम भी है जो कि किससे मिलकर बनता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है। ठीक है, यानी कि हमारा जितना मूवमेंट हो रहा है, स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग, थिंकिंग और रीजनिंग, इसी तरीके से वॉकिंग, चलना फिरना, खाना, ये और हाथों का मूवमेंट होना, ये सब कंट्रोल किस में हो रहा है? कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन से मैसेज जाते हैं, सिग्नल जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या ये इसी नर्वस सिस्टम पर जो ड्रग्स काम करती हैं, उन ड्रग्स को हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ओके, तो नर्वस सिस्टम हमारा मेनली 2 सिस्टम से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 सिस्टम है? एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो थ्योरी को करते हैं हम स्टार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज पीएनएस टुगेदर मेक अप द नर्वस सिस्टम। सीएनएस और पीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड्स इनटू द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। ठीक है, अब यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में। कौन कौन सी? सोमैटिक नर्वस सिस्टम दैट इज एसएनएस, जो कि कब काम करता है? यानी कि ये रेगुलेटिंग सेंसेशन एंड मोटर कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स, हमारी मसल से जब मूवमेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये हाथ है, ठीक है, अब इस हाथ में अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो क्या हो रहा है? यानी कि जो इसकी स्केलेटल मसल्स हैं, अब यहाँ पर ये बोन्स हैं, ठीक है, फेरेंजिस हैं, ठीक है, मेटाकार्पल्स हैं, कार्पल्स हैं। अब इन बोन्स की मसल्स में जब मूवमेंट होगा तो क्या होगा? जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो हाथ क्या करेगा? हाथ में मूवमेंट होगा, हैंड में मूवमेंट होगा। इसी को हमें आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? रेगुलेटिंग सेंसेशन यानी कि अगर कोई चीज़ गर्म है, उस पर हमारा हाथ लगा तो हमें एकदम फील होता है, हम एकदम हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सेंसेशन, महसूस करना किसी चीज़ का। ठीक है, और ये कंट्रोल करता है हमारे स्केलेटल मसल्स को। ठीक है, यानी कि हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं वो किससे होते हैं? एसएनएस से होते हैं। ठीक है, एसएनएस से होते हैं। एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक, यहाँ पर एक वर्ड ही सबसे पहले ये है कि ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोमेटिक ये होते हैं, यानी कि हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस सच एज हार्ट रेट एंड गट मोटिलिटी। ठीक है, हार्ट रेट आपके उसमें नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो आप जब चाहें अपना हार्ट रेट इंक्रीज़ कर लें, ठीक है, नॉर्मली, और जब चाहें डिक्रीज़ कर लें। भाग कर तो आप या वॉकिंग कर या रनिंग कर खूब तेज़ दौड़ कर तो हार्ट रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, लेकिन खुद से आप नॉर्मली बैठे और आप चाहें कि हार्ट रेट मेरा इंक्रीज़ हो जाए, जैसे कि हाथ का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? कि इसमें ऑटोमेटिकली जो है क्या होते हैं, ये वर्क करता है। ठीक है, एंड गट मोटिलिटी, अब हमारे जो स्टमक है उसमें एचसीएल का सिक्रेशन होना, इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो हमारे फंक्शंस हैं इनवॉलेंट्री, यानी कि जिन पर हमारा एक तरीके से कंट्रोल नहीं है, उन फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट इज़ एएनएस। और जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल है, यानी कि जो वॉलेंट्री हैं, जैसे कि हाथ का मूवमेंट होना, ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये कौन कंट्रोल है? किससे कंट्रोल है? ये एसएनएस से, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। ओके, तो इन 2 पार्ट में डिवाइड किया, अब हमने इसको पढ़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें से भी जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी फर्दर डिवाइड होता है। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड्स इनटू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस एक तरीके से कर रहा है, यानी कि जो हमारा इनवॉलेंट्री जो हमारे अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि हार्ट रेट हुआ है, गट मोटिलिटी है, इसी तरीके से किडनी का काम करना है, लिवर का प्रॉपर तरीके से काम करना है। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है ना, तो ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी फर्दर डिवाइड करता है किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि कब वर्क करता है? जब हम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब मैं बैठा हूँ, लेक्चर क्या कर रहा हूँ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, जब हमारी बॉडी एक्टिव है, दस इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन रेट, तो हमारा हार्ट रेट भी थोड़ा इंक्रीज होता है और रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज रहता है। एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा इसका पार्ट क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का? एक पार्ट तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि कब काम करता है, जब हम एक्टिव रहते हैं। और दूसरा इसका पार्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि कब काम करता है, ये जब काम करता है जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है। वर्क्स वैन बॉडी इज़ एट रेस्ट, यानी कि जब बॉडी रेस्ट में होती है, आप सो रहे हैं, ठीक है। दस इट डिक्रीजेज हार्ट रेट एंड इंक्रीजेज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी। तो ये क्या कर देगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। जब आप सो जाती हैं तो आपका हार्ट रेट इतना नहीं रहता जितना आपकी किसमें एक्टिव कंडीशन में रहता है, ठीक है। हार्ट रेट कैसे हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है रेस्टिंग में, ठीक है। एंड इंक्रीजेज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी, और जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एक्टिविटी है यानी कि पेट का जो काम करना है, ठीक है, एचसीएल का सिक्रीशन होना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन सब की क्या है एक्टिविटी बढ़ जाती है। इन सब की एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है सोते में, ठीक है। अब हमारी आती है मेन बात, ठीक है, यानी कि जो ड्रग्स हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेंगी, ठीक है, नर्वस सिस्टम पर काम करेंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स यानी कि CNS एजेंट्स आर द मेडिसिन्स, ये वो दवाएं वो मेडिसिन्स होती हैं दैट अफेक्टिंग CNS, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करती हैं। जाहिर बात है कि वो एजेंट है जो कि अफेक्ट किस पर करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करेंगे। मेड अप ऑफ नर्व्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि नर्व से मिलकर बनते हैं। CNS किससे मिलकर बनता है, नर्व से मिलकर बनता है, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। द CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेसेस एंड कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ बॉडी, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के ज़्यादातर फंक्शंस को, ठीक है, प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के मोस्टली फंक्शंस को, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय वेरियस ड्रग्स, ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इससे अफेक्ट होती हैं, जैसे कि CNS एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स आप समझते हैं यानी कि बेहोशी की दवा, ठीक है, इसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एंटी कन्वर्जेंट्स यानी कि कन्वर्जन बोलते हैं दौरा पड़ना, क्या पड़ना, दौरा पड़ना, ठीक है, मिर्गी का दौरा वगैरह हो गया तो इसके इलाज में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एंटीमेटिक यानी कि उल्टी के इलाज के लिए, इसके वॉमिटिंग नोजिया की ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है एंटीमेटिक्स का, जो कि मेनली मोशन सिकनेस की वजह से होती है। मोशन सिकनेस आप समझते हैं यानी कि आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी बस में हैं या कार में हैं या एरोप्लेन में हैं, तो वहाँ पर बहुत से लोगों का दिल मचलाता है। बसों में भी आपने अगर अक्सर देखा होगा कि लोगों का दिल मचलाता है और उल्टी भी हो जाती है, उनका जो है जी मचलाता है, ठीक है। तो इसके लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसको हम बोलते हैं एंटीमेटिक, ताकि कि वॉमिटिंग ना हो, उल्टी ना हो और जी ना मचलाए, ठीक है, उसके लिए एंटीमेटिक वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एंटीमेटिक ड्रग्स। एंटी पार्किंसन एजेंट्स, पार्किंसन डिजीज़ है, ठीक है, ट्रिमर, हाथ का ऐसे हिलना खुद ब खुद, ठीक है, एंटी पार्किंसन, ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन्हें हम एंटी पार्किंसन एजेंट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है CNS स्टिमुलेंट्स, यानी कि जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर दे, स्टिमुलेट कर दे, ठीक है। अलर्टनेस, अटेंशन, एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटी को क्या कर दे, इंक्रीज़ कर दे, आपको थोड़ा एक्टिव कर दे, ठीक है। मसल रिलैक्सेंट्स यानी कि मसल्स में जो टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं, स्टिफनेस और पेन को, मसल स्पाज्म, ऐठन वगैरह हो जाती है, ठीक है, उसको क्या कर देती हैं, ये रिड्यूस कर देती हैं। मसल्स में ऐठन हो गई, जकड़न हो गई, उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, स्टिफनेस को और पेन को जो कि जकड़न से होता है, ठीक है, मसल स्पाज्म से होता है, उसको कम करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उनको कहते हैं मसल रिलैक्सेंट्स। नेक्स्ट हमारी इसमें है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स पेन रिलीवर्स हैं, दर्द से राहत पाने के लिए। नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, अब नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, मेनली किस चीज़ के लिए, स्केलेटल पेन के लिए, स्केलेटल पेन से राहत पाने के लिए, जो कि कब होता है, अर्थराइटिस की वजह से, ठीक है, गठिया, अर्थराइटिस, गठिया तो शायद गाउट को कहती हैं, नहीं अर्थराइटिस गाउट को कहती हैं, ठीक है, अर्थराइटिस यानी कि गठिया, ओके। तो उसके लिए उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसके दर्द से राहत पाने के लिए, जो कि मसल और जो है इसमें जो ड्रग्स मेनली हैं वो एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ठीक है, PCM, ये मोस्ट कॉमनली ड्रग्स हैं इस केस में, नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स में। अभी थोड़ा सारे इसमें फार्माकोलॉजी का भी ऐड हो रहा है, जैसे कि CNS स्टिमुलेंट्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, एंटीमेटिक, एंटी कन्वर्जेंट्स, CNS एनेस्थेटिक्स, एंटी पार्किंसन, मसल रिलैक्सेंट्स, ये सब आप किस में पढ़ने वाले हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, तो मैं इतना डिटेल में इसको लेकर नहीं जाऊँगा। फिलहाल आप ये समझिए नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, ठीक है, तो ये जो है इससे अफेक्टेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होती हैं ड्रग्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारे इसमें ड्रग है हायोसाइमस। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स, सूखी पत्ती, किस प्लांट की, हायोसाइमस नाइगर लिंक, ये इसका क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। फैमिली सोलेनेसी, बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो क्या है, सोलेनेसी इसकी फैमिली है। नेक्स्ट हमारे इसमें है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ओके। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हायोसाइमस कंटेन्स ट्रोपियन एल्कलाइड्स कंटेन करते हैं। द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग, जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग्स के वो क्या है, हायोसाइमिन, हायोसिन, एट्रोपाइन, एपोएट्रोपाइन, कुछ के ग्रीन, और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो है कॉलिन, एस्कॉर्बिक एसिड, ट्रोपाइन, ठीक है, एंड अदर एमिनो एसिड्स, और कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जैसे कि
एलानिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। ये क्या है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारी इसमें आती है थेरेपेटिक एफिकेसी। इसका यूज़ क्या है? द ड्रग इज एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूज एट माइड्रेटिक्स। ठीक है, ड्रग्स और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यूज़ होते हैं माइड्रेटिक्स के तौर पर। माइड्रेटिक्स आप समझते हैं, यानी कि जो कि क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, प्यूपिल को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। प्यूपिल आप समझते हैं, मैं आपको थोड़ा सारा डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ प्यूपिल क्या चीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी आई है। ठीक है, ये आपकी आई है। अब आई में ये क्या है, ठीक है, इसके बीच में जो यहाँ पर ये होता है ब्लैक ब्लैक सा, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, ठीक है। अभी मानो कि ये जो है नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है, लेकिन ये जब हम मेडिएटिक्स दे देते हैं तो ये कर देता है, डायलेट कर देता है, यानी कि फैल जाएगा, थोड़ा सारा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेडिएटिक्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि मेडिएटिक्स के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है कि जो कि प्यूपिल को क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं, थोड़ा सारा फैला देते हैं। एंटी स्पास्मोडिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एंटी स्पास्मोडिक यानी कि स्पाज्म ऐठन से जो ऐठन हो जाती है मसल्स में, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में जिसका यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एंटी स्पास्मोडिक। एंटी मस्कैरिनिक, एंटी मस्कैरिनिक यानी कि वो ड्रग जो कि ब्लॉक कर देते हैं एक्शन को एसिटिलकोलिन के और उसके रिसेप्टर के, ठीक है, एक्शन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटी मस्कैरिनिक। या हम ऐसे समझते हैं जो कि ब्लॉक कर देते हैं मस्कैरिनिक एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को, जो ब्लॉक कर देते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी मस्कैरिनिक। अब मैं डिटेल में लेके जाऊंगा फार्माकोलॉजी में, आप जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो फार्माकोलॉजी में आप इन्हें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे इसमें है एंटी सेलॉग्यू। ठीक है, इसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। दैट यहाँ पर लिखा हुई है इसकी, द ड्रग दैट अरेस्ट द एक्सेस फ्लो ऑफ सलाइवा, यानी कि जो सलाइवा हम कह सकते हैं लार, थूक, ठीक है, उसके एक्सेस को, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर वो सिक्रेट हो रहा है तो उसको क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ठीक है, रिड्यूस कर देता है सलाइवा के सिक्रेशन को। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सलाइवा को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें सेरिब्रल सेडेटिव, यानी कि सेडेटिव आप समझते हैं कि नींद लाने वाली दवाएं हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक्साइटमेंट को, जोश को, प्रसन्नता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जोश को, उत्साह, उसको कम कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, उन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रल सेडेटिव। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्रोंकाइटिस एंड कफ, ब्रोंकाइटिस और कफ के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। खांसी वगैरह में, ब्रोंकाइटिस में इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एंथेलमिंटिक, यहाँ पर ये एंटी हेलमिंटिक हो गया था, गलत है, सही वर्ड क्या है, एंथेलमिंटिक। एंथेलमिंटिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि एंथेलमिंटिक आप समझ सकते हैं कि पैरासिटिक वर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम एंथेलमिंटिक बोलते हैं। नारकोटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। नारकोटिक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको रिलैक्स करे, ठीक है, दर्द को कम कर देता है और आपको स्लीप इंड्यूस कराता है, यानी कि सोने की इच्छा, ठीक है, नींद लाने वाली दवाएँ, ठीक है, उसमें आ जाता है ये नारकोटिक। और लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है माइंड पर, बहुत ज़्यादा बेकार, बहुत ख़तरनाक इसका इफेक्ट पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट हम कह सकते हैं जो कि ब्रेन पर इसका पड़ता है। ओके, स्टोमैकिक यानी कि भूख बढ़ाने वाली दवाएं, इसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है इस ड्रग का। एंड इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, और सूजन में और उस कंडीशन में इन्फ्लेमेशन हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो बॉडी है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, सॉर हो जाती है, स्वेलिंग थोड़ी सी फूल जाती है। ठीक है, किसकी वजह से, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। आपका फॉर एग्जांपल आपका एक तरीके से हाथ पर अगर इंजरी हो गई, ठीक है, हाथ पर आपकी इंजरी हो गई या कोई चीज़ ज़ोर से आपके हाथ पर लग गई तो उसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, तो ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है। ओके, एंड स्वेलिंग हम समझते हैं कि सूजन, इसके ट्रीटमेंट में इसका ड्रग का यूज़ किया जाता है हायोसाइमस का। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है बेलाडोना। ओके, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर टॉप्स ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना के प्लांट्स के जो फ्लावर टॉप्स होते हैं और सूखी पत्तियाँ होती हैं उनसे हमें ये ड्रग ऑब्टेन होता है। यूरोपियन बेलाडोना हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना लिन, यूरोपियन बेलाडोना, और या फिर एट्रोपा रेबिक लिन रॉयली, इंडियन बेलाडोना। ठीक है, तो इससे हमें ड्रग ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो क्या है, सोलिनेसिस की फैमिली है। ओके, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, द बेलाडोना हर्ब कंटेन ट्रोपेन एल्कोलाइड्स, जो बेलाडोना हर्ब है वो कंटेन करती है ट्रोपेन एल्कोलाइड्स। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हर्ब, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हर्ब्स के वो इंक्लूड करते हैं एल हायोसाइमिन, डी एल हायोसाइमिन, एट्रोपाइन यानी कि, ठीक है, एंड इसको पोलामाइन, एपोएट्रोपाइन एंड बेलाडोनाइट। ठीक है, ये इसके क्या है, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी इसमें है थेरेपेटिक एफिकेसी, यानी कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है, किस चीज़ में हम इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो द मेन इफेक्ट्स ऑफ बेलाडोना हर्ब इंक्लूड, जो मेन इफेक्ट्स हैं बेलाडोना के
बेलोडोना हर्प वो क्या क्या है, मेड्रेटिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। मेड्रेटिक मैंने पहले आपको बता दिया, डायलेशन ऑफ पिपिल क्या हो जाता है, थोड़ा सा डायलेट कर जाता है, थोड़ा सा फैल जाता है। एंटी स्पास्मोडिक यानी कि स्पाज्म यानी कि ऐठन, ठीक है, मांसपेशियों में, इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या हो जाती है, ऐठन सी जब होने लगती है तो उसमें क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मांसपेशियों में जकड़न, ऐठन, स्पाज्म, उससे राहत पाने के लिए उसके ट्रीटमेंट में एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स दी जाती हैं। एंटी मस्कैरिनिक की भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि वो ड्रग्स जो कि क्या कर देती हैं, मस्कैरिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी मस्कैरिनिक, ठीक है, ड्रग्स, ठीक है। एंटी सियालॉग में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यानी कि सलाइवा के एक्सेस सिक्रीशन को जो कि स्टॉप कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं सलाइवा के सिक्रीशन को, उन्हें हम कहते हैं एंटी सियालॉग। एंड सेरिब्रल सेडेटिव, और सेरिब्रल सेडेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। सेरिब्रल सेडेटिव यानी कि आप ऐसा समझिए कि जोश प्रसन्नता को जो कम कर देती हैं, ठीक है, किसी चीज़ की उत्साह। बेलोडोना हैज़ बीन यूज इन अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। अल्टरनेटिव यानी कि हम ऐसे समझते हैं विकल्पीय, ठीक है। और एन एड इन द ट्रीटिंग अर्थराइटिस पेन, गठिया के दर्द में इसका यूज़ किया जाता है, घुटनों में दर्द होने लगता है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। कोल्ड्स में, नज़ले में, नज़ला ज़ुकाम, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। हे फीवर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। हे फीवर आप समझते हैं, हे फीवर आप एक तरीके से ऐसे समझिए एलर्जिक रिएक्शन पॉलन से, एक ऐसी इलनेस बीमारी, ठीक है, जो कि अफेक्ट करती है आइज़ पर, आंखों पर, नोज़ पर, नाक पर, थ्रोट पर, गले पर, ठीक है। और किसकी वजह से होती है ये, ब्रीथ कर लिया, यानी कि पॉलन, कुछ प्लांट्स के पॉलन्स क्या हो गए, इनहेल आपने अगर कर ली तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें ब्रोंको स्पाज्म कॉज्ड बाय अस्थमा। ब्रोंको स्पाज्म यानी कि स्पाज्म, खिंचाव हो जाता है ब्रोंकल स्मूथ मसल्स में खिंचाव हो जाता है, जो कि ब्रोंकाई को थोड़ा सा नैरो कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जो ब्रोंकाई है उसका डायमीटर इतना है, ठीक है, लेकिन उसका क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी उसका डायमीटर। अब डायमीटर उसका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब डायमीटर उसका रिड्यूस हो गया तो थोड़ी सांस लेने में परेशानी होगी, ठीक है। और वोटिंग कफ भी हम कह सकते हैं, यानी कि सूखी खांसी, स्पेशली बच्चों में होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से खांसी होती है और आसानी से सांस लेने में जो है थोड़ी सी परेशानी हमें पड़ती है, ठीक है। हेमोराइड्स आप समझते हैं, यानी कि हेमोराइड्स एनस या रेक्टम की जगह पर जो वीन्स हैं, या ऐसे समझते हैं हम एक ग्रुप ऑफ वीन्स, ठीक है, इन द रीजन ऑफ एनस, ठीक है। एनस या रेक्टम के पास में जो वीन्स हैं उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है, ये हम कह सकते हैं बवासीर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। एंड नर्व प्रॉब्लम्स, और नसों की परेशानी में इसका यूज़ किया जाता है, किसका, बेलोडोना का। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में ये चैप्टर तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें अब जैसे कि ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है, या वोपिंग कफ है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्शन है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड पहले आए कि एंटी मस्कुलिनिक, एंटी स्पास्मोडिक, ये सब आप फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि ये होते क्या है, ओके। नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है वो है इफेड्रा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। इफेड्रा कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड यंग स्टेम, सूखी यंग स्टेम एकदम, किसकी, कौन सी स्पीशीज़ की, इफेड्रा की। जिस प्लांट कौन सा है, इफेड्रा ग्रैंडियाना प्लांट की हमें किससे मिलता है, सूखी यंग स्टेम से मिलता है, ठीक है। ये प्लांट बिलोंग टू द फैमिली इफेड्रेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्रिंसिपली इफेड्रा कंटेन करते हैं अमीनो एल्कोलाइड्स। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके इफेड्रा के वो क्या है, इफेड्रीन है, नॉन इफेड्रीन है, एंड मिथाइल इफेड्रीन है, स्यूडो इफेड्रीन है, एंड नॉन स्यूडो इफेड्रीन है, ठीक है। इसके क्या है, कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब आते हैं इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी, क्या क्या इसके यूज़ है। इफेड्रा इज यूज्ड एज अ ब्रोंको डायलेटर इन अस्थमा, ठीक है। ब्रोंको यानी कि हम कह सकते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, और डायलेटर यानी कि डायलेट कर देना। अब अगर ब्रोंकाई का डायमीटर इतना है, ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, ये डायलेट कर देगा। अब जब ये इसने डायलेट कर दिया तो सांस इजीली आएगा, ठीक है। अस्थमा के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अस्थमा में सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। नेक्स्ट हमारे इसमें है हे फीवर। इट इज़ आल्सो यूज इन एलर्जिक कंडीशंस में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि हे फीवर है जो मैंने आपको पहले बताया, ब्रोंकाइटिस के ट्रीटमेंट में, व्हूपिंग कफ के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। द ड्रग्स इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर में, यानी कि हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर में इसका यूज़ किया जाता है इफेड्रा का, बिकॉज ऑफ इट्स पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, इसके पेरिफेरल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आर्टेरियोल्स होते हैं। आर्टेरियोल्स अगर वही बात है कि अगर वो क्या है, थोड़े से अगर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पाइप होता है ना, पाइप, ठीक है,
उस पाइप में क्या हो रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, वाटर उसमें फ्लो कर रहा है। अब जब आप उसको पाइप को, फॉर एग्जांपल ये एक पाइप है, ठीक है, इसमें पानी फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, लेकिन अभी उसका प्रेशर थोड़ा कम है। अगर मैं इस पाइप को थोड़ा सा ऐसे करके दबा दूँ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें ब्लड प्रेशर लो है, अब वेंस में जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो थोड़ा कम उसमें स्पीड में फ्लो कर रहा है, लो ब्लड प्रेशर है, लेकिन जब वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, थोड़े सारे वेंस क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, उनका डायमीटर थोड़ा सा कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको अभी पाइप का दिया। एफेड्रा शोज सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी, एफेड्रा जो है शो करता है सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी। अब सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, आप पढ़ना फार्माकोलॉजी में, ओके। वैसे मैं आपको बता दूं, वो ड्रग जो कि एक्सर्ट करते हैं एक एक्शन, ठीक है, सिमिलर टू एक्शन से किसके, जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं स्टिमुलेशन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उन्हें हम कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें है ओपियम, जो ड्रग है वो है ओपियम, ठीक है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, ओपियम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लेटेक्स, ड्राइड लेटेक्स जो है कंटेन करती है ये इस प्लांट के, फ्रॉम दी अनराइप कैप्सूल्स, अनराइप यानी कि कच्चे कैप्सूल्स ऑफ द प्लांट, कौन से प्लांट, पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम लिनके, आफ्टर मेकिंग इंसिडेंस, इंसिडेंस बनाने के बाद में, बिलोंगिंग टू द फैमिली, फैमिली इसकी क्या है, पेपावरेसीज की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, इट कंटेन्स एल्कोलाइड्स, एल्कोलाइड्स कंटेन करते हैं म्यूकिलेट, शुगर, वैक्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, साल्ट्स, स्टार्च एंड टैनिन्स ये कंटेन करता है। जो अदर एल्कोलाइड्स हैं ओपियम के वो क्या है, कोडीन है, नॉस्कोपाइन है, नॉर्कोटीन है और पेपावरीन है, ठीक है। इंडियन वैरायटी कंटेन्स करती है मैक्सिमम कोडीन, मैक्सिमम कोडीन कंटेंट क्या करती है, ये कंटेन करती है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू सेवरल अदर वेराइटीज़ ऑफ ओपियम, अगर हम और जो वेराइटीज़ हैं ओपियम की उनसे अगर हम कंपेयर करें तो जो इंडियन वैरायटी है उसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है, मैक्सिमम कोडीन कंटेंट करती है, ओके, कंटेन्स करती है। नेक्स्ट हमारे इसमें थेरेपेटिक एफिकेसी, इसका यूज़ क्या है, ओपियम इज़ यूज्ड एज नार्कोटिक, नार्कोटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नार्कोटिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि आपको थोड़ा सारा रिलैक्स करे, दर्द के को थोड़ा सा कम करे, और क्या करे वो एक तरीके से नींद थोड़ी सी हमें इंड्यूस कराए, ठीक है, स्लीप इंड्यूस कराए, लेकिन बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है माइंड पर। एनाल्जेसिस के तौर पर, यानी कि जो दर्द को कम करते हैं, हिप्नोटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है ओपियम का, हिप्नोटिक यानी कि नींद लाने वाली दवाएं। द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओपियम लाइक मॉर्फिन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ओपियम के जैसे कि मॉर्फिन है, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके एक्शन के लिए। इट्स एक्ट एज सेंसरी नर्व सेल ऑफ सेरिब्रम, और सेरिब्रम की सेंसरी नर्व सेल के तौर पर ये काम करते हैं, ठीक है, क्या, ओपियम। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है टी लीव्स, यानी कि चाय पत्ती, ठीक है। तो चाय की पत्ती का यूज़ तो अक्सर सबको पता ही होगा कि चाय बना के पीते हैं हम इससे, ओके, तो ये लिख देना आप एग्जाम में। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इट कंसिस्ट प्रिपेयर्ड लीव्स एंड लीव बर्ड्स ऑफ द प्लांट थियासाइनेसिस लिन, कैमेलिया साइनेसिस, ये कैमेलिया साइनेसिस जो कि प्लांट है, ठीक है, थियासाइनेसिस लिन, इस प्लांट्स के हमें पत्तों से और लीव बर्ड से, बर्ड्स आप समझते हैं यानी कि कलियाँ, ठीक है, पत्तों की कलियों से हमें ये ऑब्टेन होता है। बिलोंग टू द फैमिली थिएसी, थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं, टी लीव्स कंटेन प्यूरिन एल्कोलाइड्स, प्यूरिन एल्कोलाइड्स कंटेन करता है जैंथीन एल्कोलाइड्स, ठीक है, मेजरली कैफीन, ठीक है, फाउंड टू कंटेन 1 to 3% ऑफ अलॉन्ग विद अदर प्यूरिन एल्कोलाइड्स, ठीक है, यानी कि जो टी लीव्स हैं, चाय पत्ती हैं, वो कंटेन करती हैं प्यूरिन एल्कोलाइड्स, जैंथीन एल्कोलाइड्स हम कह सकते हैं, मेजरली कैफीन जो कि पाया जाता है, फाउंड टू बी कितना कंटेंट 1 से 3% ऑफ अलॉन्ग किसके साथ में, अदर प्यूरिन एल्कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, थियोब्रोमीन है एंड थियोफाइलिन है, ठीक है। द कलर ऑफ टी लीव्स इज ड्यू टू टैनिन, और जो कलर होता है चाय पत्ती का वो किसकी वजह से होता है, टैनिन की वजह से होता है, जो कि 10 से 20% गैलोटैनिक एसिड होती है, ठीक है। मेनली गैलोटैनिन एंड एपिगैलोटैनिन, एपिकैटेचिन एंड कैटेचिन अलॉन्ग विद अदर फिनोलिक एसिड्स, ठीक है। ये कुछ केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में कुछ अदर फिनोलिक एसिड्स इसमें आ जाते हैं। टी लीव्स ऑल्सो कंटेन करती है प्रोटीन, वैक्स, रेजिन्स और एश, ठीक है, ये कंटेंट करती है। तो ये हुआ इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट हमारी इसमें थेरेपेटिक एफिकेसी, इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड एज सीएनएस स्टिमुलेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो कि स्टिमुलेंट करते हैं उसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट आप समझते हैं यानी कि कट अगर कहीं पर लग गया है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे समझिए आप कि ये क्या कर देती हैं, स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देती हैं। अब आप अगर मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें वो इसमें ही था, एस्ट्रिंजेंट ही था वो, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में हमने इसमें पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल आप किसी कहाँ गए, आप सैलून पर गए, ठीक है,
आप सैलून पर गए हेयर कटिंग कराने के लिए, अब आपने वहाँ पर देखा होगा कि वो शेविंग करने के बाद में फिटकरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि वो स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देती है, और अगर कहीं पर धोखे से कट लग भी गया हो छोटा मोटा तो ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, फिलहाल इसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है स्टिंजेंट के तौर पर। एंड ऑल्सो एज डायूरेटिक, यानी कि पेशाब लाने वाली, ठीक है, जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को और उसकी क्या है एक्सक्रीशन को इंक्रीज करती है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में, हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन बी साइनर्जिस्टिकली यूज एज एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जो दर्द को कम करती हैं। ठीक है, माइग्रेन में, माइग्रेन सर दर्द, बहुत शदीद सर दर्द, तेज़ सर दर्द में इसका यूज़ किया जाता है, अलॉन्ग विद एल्गोटामाइन टार्ट्रेट के साथ में। ठीक है, टी लीव्स ऑल्सो अपियर्स टू हैव एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़, इसमें एंटी माइक्रोबियल क्वालिटीज़ भी होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि क्या करती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है कॉफ़ी सीड्स। ठीक है, कॉफ़ी तो आप पीते ही होंगे, तो इसमें भी आप ये लिख देना कि भाई दिमाग को ताज़ा रखती है। ठीक है, थोड़ी सी टेंशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, दीज आर ड्राइड राइप सीड्स, सूखे पके हुए बीज होते हैं, ड्राइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द सीड कोट। सीड कोट आप समझते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, ठीक है, बीज की हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। किस प्लांट्स की? कॉफिया अरेबिका लीन, कॉफिया अरेबिका लीन ये एक प्लांट है, इस प्लांट की सीड कोट से, ठीक है, हमें ये ऑब्टेन होता है। ठीक है, कैसे होते हैं वो? सूखे राइप सीड्स, ठीक है, बिलोंग टू द फैमिली रुबिएसी, रुबिएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं कौन? कॉफ़ी सीड्स। नेक्स्ट हमारे इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? इट कंटेन्स प्यूरिन एल्कोलाइड्स, प्यूरिन एल्कोलाइड्स कंटेन करते हैं। मेन एल्कोलाइड जो है वो क्या है? कैफीन है, अलॉन्ग विद थियोब्रोमीन एंड थियोफाइलिन, इसके साथ में एज अदर प्यूरिन एल्कोलाइड्स, और कुछ ये अदर प्यूरिन एल्कोलाइड्स इसमें होते हैं। ठीक है, मेनली जो इसमें मेनली वो क्या है, मेनली जो इसमें है मेन एल्कोलाइड वो कैफीन है, इसके साथ साथ में थियोब्रोमीन है, थियोफाइलिन है, और कुछ अदर प्यूरिन एल्कोलाइड्स हैं। द कैफीन इज प्रेजेंट एज साल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, तो कैफीन है वो प्रेजेंट जो होता है इसमें किसके तौर पर? साल्ट के तौर पर, क्लोरोजेनिक एसिड के तौर पर। ओके, इट कंटेन्स टैनिन्स, टैनिन्स कंटेन करते हैं, मेनली कैफिक एसिड कंटेन करता है, फेरुलिक एसिड, क्यूनिक एसिड एंड अदर ईस्टर्स ये कंटेन करते हैं। ओके, इट ऑल्सो कंटेन्स फिश ऑयल, फिश ऑयल कंटेन करता है, प्रोटीन्स, फैट्स एंड एरोमेटिक एसिड कंटेन करते हैं क्या? कॉफ़ी सीड्स। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है थेरेपेटिक एफिकेसी, इसका यूज़ क्या क्या है? इट इज़ यूज्ड एज CNS स्टिमुलेंट, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, डायूरेटिक के तौर पर, पेशाब लाने वाली दवाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैफीन, कैफीन की वजह से, इसकी प्रेजेंस में, इसकी वजह से मतलब, ठीक है, ये एक्शन प्रोड्यूस होते हैं। कॉफ़ी इज़ यूज्ड टू ट्रीट हाइपोटोनिया एंड एज अ कॉन्स्टेंट ऑफ एनाल्जेसिक्स। हाइपोटोनिया आप समझते हैं, यानी कि जो कि मसल टोन को डिक्रीज़ कर देती हैं, यानी कि आप ऐसे समझिए कि आराम करने पर एक तरीके से मसल्स में, मांसपेशियों में जो दबाव पैदा होता है, ठीक है, उसे हम मसल टोन बोलते हैं। ठीक है, कितना उसमें एक तरीके से तनाव पैदा हो रहा है, कितना उसमें कॉन्ट्रैक्शन, कितना उसमें खिंचाव पैदा हो रहा है। ठीक है, जब बच्चे जो है सही तरीके से अगर बैठ नहीं पाते और वो गिर जाते हैं तो उसे हम हाइपोटोनिया बोलते हैं। ठीक है, और एनाल्जेसिक का भी ये क्या है? एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, एनाल्जेसिक दर्द को कम करने वाली। इट इज़ वाइडली यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है कि इसमें कैंडीज़ में टॉफ़ीज़ आती हैं, बहुत सारी कॉफ़ी फ्लेवर की चॉकलेट्स आती हैं, कॉफ़ी फ्लेवर की आइसक्रीम्स, लिक्वर्स आते हैं। ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ कैफीन, ये क्या है? कैफीन का नेचुरल सोर्स है कॉफ़ी सीड्स। इट कॉजेज अ रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट फॉर सेरेब्रल ब्लड वेसल्स एंड द ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये क्या करती हैं? रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में की जो ब्लड वेसल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उसमें रिलैक्सेशन कॉज कराती हैं। ठीक है, उसमें क्या कराती हैं? रिलैक्सेशन कॉज कराती हैं। जैसे कि पहले हमने पीछे पढ़ा कि जो वेन्स हैं उसको अगर हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करा दें, थोड़ा सा अगर हम उसको दबा दें, ठीक है, थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रैक्ट करा दें तो उसका डायमीटर कम हो गया तो ब्लड इजीली फ्लो करेगा, लेकिन उसको रिलैक्स भी तो कराना है ना। ठीक है, तो उसके तौर पर थोड़ा सारी क्या कराती है? रिलैक्स करा देती हैं स्मूथ मसल्स को, ब्लड वेसल्स की, एक्सेप्ट फॉर सेरेब्रल ब्लड वेसल्स, किसको छोड़कर? सेरेब्रल ब्लड वेसल्स को छोड़कर। ठीक है, और ब्रोंकियल ट्यूब्स में। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब्स को क्या कर देती हैं? थोड़ा सा एक कह सकते हैं रिलैक्स करा देती हैं। ठीक है, उसकी स्मूथ मसल्स को। ओके, नेक्स्ट जो हमारी इसमें ड्रग है वो है आपकी कोका। क्या है? कोका। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? दीज आर द ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते होते हैं किसके? इरिथ्रोजाइलॉन कोका एंड इरिथ्रोजाइलॉन टूजेलेंस। ठीक है, ये प्लांट का नाम है।
याद करना ज़रूरी है। ओके, इससे हमें ये कोका जो ड्रग है ये ऑब्टेन होती है। बिलोंग टू द फैमिली, इसकी फैमिली क्या है? इरिथ्रोजाइलेसी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से? द कोका प्लांट ईल्ड्स ये क्या देता है? ट्रोपियन ड्राइव्ड एल्कोलाइड्स, जैसे कि कोकेन है, मिथाइल बेंजोइल इकोगोनाइन, सिनामाइल कोकेन, मिथाइल सिनामॉइल इकोगोनाइन, ठीक है, एंड अल्फा ट्रुक्साइलिन, ट्रोपोकेन और बेंजाइल ट्रोपाइन, डाई हाइड्रोक्सी ट्रोपेन एंड बेंजोइल एक्गोनाइन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नेम है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी परेशानी इसमें आपको भी हो सकती है। ठीक है, मुझे भी थोड़ी सारी पड़ जाती है बट आपको भी पढ़ सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारी इसमें है थेरेपेटिक एफिकेसी। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? कोकेन इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक। लोकल एनेस्थेटिक है, लोकल आप समझते हैं यानी कि जहाँ पर लगा दिया वहीं पर ये दर्द को कम करेगा। फॉर एग्जांपल, हाथ पर आपने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर आपके दर्द है, ठीक है, या अंगूठे में दर्द है, यहाँ लगा दिया तो इतने ही हिस्से में क्या करेगा? दर्द को कम करेगा। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक देते हैं तो बॉडी में कहीं पर दर्द हो तो उसको रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें है इट इज़ यूज एज अ लोकल एनेस्थेटिक। कोका लीव्स आर यूज एज स्टिमुलेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा तरोताज़ा रखने के लिए, अब एक तरीके से एक्टिव रहने के लिए, ठीक है, अपने आप को एक्टिव फील रखने के लिए। रेस्टोरेटिव आप समझते हैं, रेस्टोरेटिव मजबूत कर देने वाले, ठीक है, मजबूत कर देने वाले, ठीक है, रेस्टोरेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। और कन्वर्जेंस के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। कन्वर्जेंस यानी कि दौरे, ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? दौरे। ओके, उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि एंटी कन्वर्जेंट्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कोकेन रिड्यूसेस द सेडेटिव एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन एंड एलाइड ड्रग्स ड्यू टू सीएनएस स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़। सीएनएस स्टिमुलेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से कोकेन रिड्यूस कर देता है सेडेटिव और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स के, किसके? मॉर्फिन के और एलाइड ड्रग्स के। ठीक है, कुछ एलाइड मॉर्फिन है, कुछ एलाइड ड्रग्स हैं, उसके जो सेडेटिव और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स हैं उसको क्या कर देगा? रिड्यूस कर देता है। दीज यूजेज आर लिमिटेड टू ऑप्थेल्मिक सर्जरी। ऑप्थेल्मिक सर्जरी में एक जो है लिमिटेड इसके यूजेज हैं। ठीक है, जैसे कि सर्जरी है ईयर की, कान की, नाक की, थ्रोट की, गले की। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ये थोड़ा बहुत वैसा चैप्टर था, ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत अजीब अजीब से वर्ड्स भी हैं जो कि आपको भी थोड़े से नागवार लग रहे होंगे, बट जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे लगने लगेंगे, क्योंकि आपको यही पढ़ना है फार्माकोलॉजी में। सेडेटिव्स क्या होते हैं, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स इसमें आ जाती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी सभी ड्रग्स आपको फ़िलहाल वहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।